सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियो में हम यूपीपीएटी के कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। अभी नेक्स्ट सेशन हम इसको स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम 55 क्वेश्चन कवर कर चुके थे हम, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 क्वेश्चन पर। 55 हमने कवर किया था। 55 क्वेश्चन क्या था, अंतरिक्ष को पेन कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या था यहाँ पर? सिरिशा बांदाला इसका राइट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर पहले थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ने सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। तो ये कौन सी महिला बनी है? तीसरी भारतीय अंतरिक्ष अमेरिकी महिला बनी है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की दूसरी भारतीय थी। पहली सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था, इनसे पहले जो गई थी, और वह जन्म से अमेरिकी नहीं थी। वह वर्जिन गैलेक्टिक की पहली पूर्ण चालक दल वाली सफल उपनेत्रक परीक्षण उड़ान में ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन के साथ अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको से शामिल हुई। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी है। कौन बनी है? सिरिशा बांदला। सिरिशा बांदला। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला पॉइंट क्या रहेगा? सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की दूसरी भारतीय महिला थी। ये अमेरिकी मूल की दूसरी भारतीय महिला थी। पहली सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था कल्पना चावला का जन्म, और वह जन्म से अमेरिकी नहीं थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल के हरियाणा के करनाल में हुआ था, जो कि भारत के अंदर हुआ था। उन्होंने भारत में पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की थी। किसने की थी? कल्पना चावला ने। कल्पना चावला ने टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की थी। कल्पना चावला मार्च 1995 में वाहिनी में शामिल हुई और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। अन्य 6 क्रू सदस्यों के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, अब फिर से हमने इसको कवर कर दिया है। 56 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है? उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के पद के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुमित मलिक। इस सुमित मलिक के ऊपर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूएफएफ द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि उनका बी नमूना, जो कि सैंपल होता है, भी प्रतिबंधित उत्तेजक के लिए सकारात्मक आया है। पॉजिटिव उनका जो सैंपल लिया गया था, जो बी का सैंपल लिया गया था, वो उनका पॉजिटिव आया है डोपिंग में। उन्होंने मिथाइल हेक्सेस इमाइन, एक निषिद्ध रसायन एमएचए के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको बोलते हैं वाडा, की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची के अनुसार एमएचए एक विशिष्ट उत्तेजक के रूप में प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से प्रतिबंधित है। 2021 में बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान उनका परीक्षण किया गया था, जो कि वह 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। उन्होंने 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। यहाँ पर बात करते हैं, क्या लिखा है? योगेश्वर दत्त। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। योगेश्वर दत्त एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। एक दिया यहाँ पर पवन कुमार। पवन कुमार एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में 86 किलोग्राम में, कितने किलोग्राम में है ये? 86 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था।
एक दिया यहाँ पर रविंदर सिंह। रविंदर सिंह सांगवान एक ग्रीको रोमन पहलवान हैं जिन्होंने 2005, 2007, 2009 और 2011 राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 15 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। ये 2021 का पेपर है, तो 2021 में शुरू की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित करने के लिए ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। कौन करेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये होगा। ई कैबिनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक पेपरलेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट मेमो शुरू करने संबंधित सचिव, मुख्य सचिव संबंधित मंत्री के माध्यम से केंद्रीय मेमो की मंजूरी और अंत में मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में जगह देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस आवेदन के माध्यम से लगभग 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर चर्चा की गई और उन्हें संसाधित किया गया है। एप्लीकेशन की सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मई 2022 तक सभी विवरण जो कि है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया गया, तो इनके मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? श्री जयराम ठाकुर। और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर गोवा दिया है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? श्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। हरियाणा दिया गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, शिक्षा मंत्रालय। कहाँ पर है शिक्षा मंत्रालय? ये रहा, शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसकी फुल फॉर्म है, 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मई 2022 तक, अभी 22 ही चल रहा है, द्वारा 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट UDISE प्लस जारी की गई। शिक्षा के लिए संयुक्त सूचना प्रणाली प्लस स्कूली शिक्षा के लिए सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसे 2018 से 19 में डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डेटा सत्यापन को सरल बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया था। 2019-20 में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक स्कूल में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 26.45 करोड़ को पार कर गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 42.3 लाख अधिक है। नामांकित लड़कों की संख्या 13.01 मिलियन थी, जबकि नामांकित लड़कियों की संख्या 12.08 मिलियन थी। 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है यहाँ पर, 59 ऊपर होगा, ऊपर देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए इधर साइड में। ये देखिए 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो कि स्मार्टफोन है हमारा, वीवो ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
वीवो एक कहाँ की कंपनी है? चीन की स्मार्टफोन ब्रांड है एक। विराट कोहली वीवो की आगामी उत्पाद श्रृंखला के बारे में प्रचार करते हुए और इसे लॉन्च का प्रचार करते नजर आएंगे। 2021 से वो वीवो का प्रचार करने के लिए ही नजर आते हैं। विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पूर्व कप्तान थे। आमिर खान और सारा अली खान वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वीवो 2021 के आईपीएल संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर था। वीवो क्या था? 2021 का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो वीवो था। 2021 में जो आईपीएल हुआ था। तो विराट कोहली एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन हैं जिनका नाम सबसे तेज 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिन्होंने 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसको, और उन्हें 2017 में खेल श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है विराट कोहली को। यहाँ पर दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी मतलब महेंद्र सिंह धोनी होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? होम लोन है ये। और शिखर धवन की बात करते हैं यहाँ पर। शिखर धवन जीएस कैलटेक्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ईशांत शर्मा T10 गली क्रिकेट पहल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टल स्यूपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो किस न्यायालय के लिए, किस कोर्ट के लिए शुरू किया गया है ये? सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्यूपेस सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधारित पोर्टल है को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्यूपेस का मतलब सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है इसकी जो फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में केस डेटा को संभालने के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग करना है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार भारत के जिला और तालुका अदालतों में लगभग 3.81 मिलियन मामले लंबित हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित हैं। सुपेस मानव और कृत्रिम बुद्धि का एक संस्करण होगा और इसे निर्णय लेने में नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भागीदारी रहेगी डेटा को इकट्ठा करना और विश्लेषण करने तक ही सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सभी 17 बेंचों को पेपरलेस बनाने के लिए 2020 में एससीआई इंटरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाया। न्यायाधीश इस कार्यक्रम का उपयोग फाइलों को पुनः प्राप्त करने, याचिकाओं में अनुलग्न जोड़ने और कंप्यूटर पर नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसका उपयोग बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जो पहले आपराधिक मामलों से निपटते हैं। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1990 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस अगर किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ पर जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में अगर उसको लगता है कि मेरा उसको इंसाफ नहीं मिला है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जो भी जजमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च वो सबसे लास्ट जजमेंट होता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में
मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और एशिया में भी पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो कौन थी? एम फातिमा बीबी, जिन्होंने 1959 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जे कानिया थे। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन्ना, जो कि 2022 में, अभी ये वीडियो 2022 में बनी है। तो एन वी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ सीजीआई बोलते हैं इसको। सीजीआई कौन है? एन वी रमन्ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? अच्छा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसके भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे बहुत ही 3D में मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, आपको एक एक वर्ड याद हो जाएगा वर्ल्ड मैप का। भारत के समीपवर्ती राज्य, चलो अभी बताते हैं इसमें क्या होगा। तो इसके होंगे कितने राज्य करते हैं? 5 राज्य। भारत के जो 5 राज्य है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये 5 राज्य नेपाल से इनकी सीमा लगती है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। चीन, नेपाल, बर्मा, जिसका अभी वर्तमान में नाम म्यांमार है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान सभी भारत की सीमा साझा करते हैं। भारत की सीमा से साझा करते हैं। ये 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। 5 सीमाएं भारत की सीमा से साझा करते हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो हमारे भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य साझा करते हैं? एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये नोट करते चलें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं के विपरीत भारत और नेपाल एक खुली बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करती हैं। दोबारा से इस पॉइंट को सुन लें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं के विपरीत भारत और नेपाल एक खुली बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करते हैं। नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 की सुगौली संधि के बाद वर्तमान सीमा की स्थापना हुई। भारतीय और नेपाली नागरिकों को एक दूसरे के देशों में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट और वीजे की आवश्यकता नहीं होती। नेपाल के अंदर हम बिना वीजे के एंटर हो सकते हैं। और पर्यटन और वाणिज्य के लिए हर दिन सीमा पार से हजारों लोग भारत में आते हैं और हजारों लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस सीमा के भारतीय पक्ष के प्रभारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कोस्टा रिका राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है निम्न में से? तो इसकी राजधानी क्या होगी यहाँ पर? सान जोस। तो सीधा सीधे बात है, बीजिंग कहाँ की? चाइना की राजधानी है। दिल्ली भारत की, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये तो हमें याद हो गया है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक देश है। यह उत्तर में निकारागुआ, उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी बोलते हैं जिसको, दक्षिणी पूर्व में पनामा, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और कोकोस द्वीप के दक्षिण में इक्वाडोर के साथ एक समुद्री सीमा से घिरा है। सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। कोस्टा रिका कोस्टा रिका की मुद्रा है। यह अपने लंबे समय से स्थापित और स्थिर लोकतंत्र के साथ साथ अपने उच्च शिक्षित कार्यबल के लिए प्रसिद्ध है। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चाइना की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंघाली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। मलयालम राजधानी है लक्षद्वीप की।
तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लक्षद्वीप एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप क्या होगा यहाँ पर, एक यूटी है लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और राज्य भारत के अंदर कितने? 28 राज्य हैं 2022 में। अभी 2022 में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके पॉइंट पर। तो ब्रिटिश के दौरान मलयालम लिपि वाली मलयालम को लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के 10 द्वीपों पर इंसान निवास करते हैं। तमिल, ये देखिए तमिल क्या, तमिल लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य की तमिलनाडु राज्य की राज्य भाषा है तमिल। और महान अंडमानी भाषाएं पहले अंडमान द्वीप समूह के महान अंडमानी लोगों द्वारा बोली जाती थी, लेकिन अब वे व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो चुकी है। और सिंहल, ये सिंहल लिखा है, ये सिंहल कहाँ की भाषा है? आधिकारिक भाषा, ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहल। 64 क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 550, 550। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। अब दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि 552 होती है, 2 होती है नॉमिनेट की जाती है, जो इलेक्ट की जाती है वो 550 की जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन, ये 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो मनोनीत किए जाते थे। आरक्षित सीटों के को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा बंद कर दिया गया है। अभी ये खत्म हो गया है, जब इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, उन्हें मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 543 संसदीय क्षेत्र हैं और वर्तमान में सदन की संख्या कितनी है? 545 है। सदन की अधिकतम संख्या 550 सदस्य हैं। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है और 1971 से 1977 तक की 5वीं लोकसभा भारत की सबसे लंबी लोकसभा है। 1998 से 1999 तक 12वीं लोकसभा भारत की सबसे छोटी लोकसभा है। जी मावलिंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। इसे 4 अप्रैल 1952 को भंग कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहते हैं, ने पहले आम चुनाव में 364 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने साल का होता है? ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वहीं पर राज्यसभा की बात करें कितने वर्ष का होगा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर बता देगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राज्य भाषा घोषित किया। केंद्र सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। हिंदी भारत गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस के अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2020 मनाया जाता है। जो मनाया गया है हमारा 10 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का स्मरणोत्सव
है जो कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दक्षिणी एशियाई में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सार्क की स्थापना ढाका में 1985 में 7 सदस्यों से हुई थी। सार्क का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। जो हेडक्वार्टर बोलेंगे, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसे समग्र रूप से एक क्षेत्रीय सहकारी ढांचे को विकसित करने के लिए कि क्षेत्र के निर्णय के परिणाम स्वरूप विकसित किया गया था। 2007 में अफगानिस्तान संगठन का 8वां सदस्य बना था। सार्क का 8वां सदस्य कौन बना था? अफगानिस्तान। 2007 में भारत सार्क का अध्यक्ष था और यह संगठन के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादक वर्ष था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के अब कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। 8वें सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। सार्क में 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं, अर्थात चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, कोरिया गणराज्य होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। वीडियो के एक एक पॉइंट को आप वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि रिवीजन करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और इस चैनल पर मैं नोटिफिकेशंस भी लेके आता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के और प्राइवेट जॉब्स के भी लेके आने वाले हूँ कुछ दिन के अंदर। तो इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।